नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग आधुनिक भारत से जुड़े हुए सवालों को करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको दिए जा चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपने सभी वीडियो लेक्चर देखे हैं तो इस पूरी प्रश्न श्रृंखला को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों, उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो आगामी परीक्षाएँ हैं उनके लिए जो प्रीवियस प्रश्न हैं वो अगर आप कंफर्म रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी हद तक आपका स्कोर जो है वो जीएस में बढ़ सकता है। तो इस पूरे वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नों को, तो ये घटना चक्र पर आधारित पूरी ये सीरीज होगी। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन ए सरफराज खान, ऑप्शन बी मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन सी अलीवर्दी खान और ऑप्शन डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सभी यहाँ पर रखे गए हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो देखे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग का चल रहा है सीरीज, तो उस पूरे वीडियो में हमने आपको बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनका एक पूरा क्रम और ऑन मैप और उसके साथ साथ एक पूरा डेटा बेस्ड हमने पूरा आपको ये लेक्चर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो अब बंगाल का अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, ऑप्शन क्या सही बनेगा? मुर्शीद कुली खां। जी हाँ दोस्तों, मुर्शीद कुली खां। क्योंकि आपको पता है दोस्तों 1717 में फर्रुखसियर द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल जो सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। अतः मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा दोस्तों? मुर्शीद कुली खां। तो आई होप दोस्तों ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? अब दोस्तों प्रारंभ करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर की तीसरी लड़ाई और ऑप्शन डी 1857 का यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो आपको पता है दोस्तों 23 जून 1757 को प्लासी वॉर जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता और तुरंत ही जो अंग्रेजी प्रभुत्व था, जो ब्रिटिश प्रभुत्व था, वो इसी के साथ प्रारंभ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या मिल जाएगा? प्लासी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ किस युद्ध में? ऑप्शन ए है प्लासी, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी वांडीवास। तो दोस्तों सिराजुद्दौला की सेना लड़ी, आपको पता है कि क्लाइव के विरुद्ध यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, किस मैदान में? प्लासी के मैदान में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपको याद रखना है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ कहाँ पर? प्लासी में। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको आप सभी अपने ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, जिससे अधिकतम लोगों को, आपके अधिकतम दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके सामने है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और ऑप्शन डी है विलियम बैटिंग। तो दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर लगातार प्रश्न जो है वो प्रीवियस परीक्षाओं में उठ रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? दोस्तों हम लोगों ने वीडियो क्लास में बात भी की थी और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको एग्जैक्टली आंसर तुरंत माइंड में आ गया होगा ऑप्शन देख करके। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, ऑप्शन ए है अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है फ्रांसिस डुप्ले और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों आपको पता है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा सवाल है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको पता है प्लासी जो मैदान है वो पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले के भागीरथी नदी यानी जिसे गंगा
हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि किनारे स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में, ठीक है जून। और यहीं पर आपको याद रखना दोस्तों 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज ने बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनको परास्त किया था। अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न पर बात भी की थी। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, नादिया जिले में, ठीक है दोस्तों, भागीरथी नदी के तट पर। चले अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्लासी का युद्ध लड़ा गया, बहुत ही आसान सा सवाल है, अभी अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं। ऑप्शन आपके सामने है, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है, 1757, ठीक है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1757। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, देखिएगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन देखते हैं, अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफ़र और ऑप्शन डी मीर कासिम। दोस्तों अभी आपको ये बात मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक जो वीडियो लेक्चर हैं उनको नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे जाना है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसको एक एक करके आप देख लेंगे, जिससे जितने भी जो क्लासेस करवाई गई हैं उनके आराम से प्रश्न आप कर पाएँ। तो दोस्तों मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई, आपको पता है किसके द्वारा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन आप टिक करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र और मीर कासिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंगेर। मुंगेर से हमको याद रखना है मीर कासिम, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डी होगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है कि अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी जो नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ऐसा क्यों उसने किया था दोस्तों? क्योंकि मुर्शिदाबाद का जो षड्यंत्र वातावरण था वो यानी कलकत्ता से दूर रहना चाहता था वो, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का भी गठन किया और यूरोपीय पद्धति पर करने का निर्णय किया, यानी जो सेना का गठन है वो यूरोपीय पद्धति के अनुसार करने का निर्णय लिया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार जो बंदूक थे उनको बनाने की व्यवस्था भी इसने की, ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए, कुछ नए कर लगाए तथा पुराने करों को लगभग 3/32 भाग अतिरिक्त के रूप में लगाए। और आपको याद रखना है जो खिजरी जमा कर है वो इसने प्रारंभ किया था, जो कि छुपाया जाता था, उसको भी इसने प्रारंभ किया। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया दोस्तों? मीर कासिम। यहाँ पर राइट आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने कि क्या किया? अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था भारत में उसको संस्थापित किया, यानी स्थापित किया। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है प्लासी युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास और ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आपको पता है दोस्तों बक्सर युद्ध यानी 22 अक्टूबर 1764, ठीक है दोस्तों, ये डेट आपको याद रखनी है, 1764 ईयर याद रखना है। बक्सर के युद्ध, बक्सर के युद्ध जीतने के बाद से ही अंग्रेजों का जो भारत में प्रभुत्व है वो पूरी तरह से स्थापित हुआ, ठीक है दोस्तों। प्लासी से तो शुरुआत हुई थी, लेकिन बक्सर वॉर एक अंतिम कड़ी के रूप में हम लोग यहाँ पर इसको रखेंगे। तो जब प्रश्न बना दे कि निर्णायक युद्ध की बात करेगा दोस्तों तो बक्सर हमको याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, बक्सर के युद्ध समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों हम लोगों ने वहाँ पर बक्सर के युद्ध में तिगड़ी की बात की थी, तो आपको एग्जैक्टली याद होगा। ऑप्शन है औरंगजेब, बी है शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर और शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक यानी मुगल शासक कौन था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। चलिए प्रश्न को देखने के साथ ही ऑप्शन जब हम आप सबके सामने यहाँ पर रखते हैं तो उन पर नज़र रखेंगे आप, और आपका जो आंसर होगा उसको माइंड में रखेंगे, फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं देते चलूँगा साथ में। देखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी गई। अभी फिर से वही प्रश्न है, यहाँ पर दोहराया गया है। ऑप्शन ए है बक्सर के युद्ध, फिर प्लासी, फिर पानीपत, फिर हल्दी घाटी। तो आपको पता है जब निर्णायक की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बक्सर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको एग्जैक्टली कन्फर्म रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी जो प्रदान की थी वह कौन था? ऑप्शन है फ़र्रुखसियर, फिर है शाह आलम प्रथम, फिर है शाह आलम द्वितीय और फिर है दोस्तों शुजा-उद-दौला। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर बोला गया है भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निर्णायक जो बात कही गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की,
क्या कहा गया दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की। तो दोस्तों आपको पता है कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई, उस दूसरी संधि यानी 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था। उसे इलाहाबाद में रखा गया और इलाहाबाद तथा कड़ा के जो जो क्षेत्र थे नवाब को छोड़ दिए गए, और फिर उसके बाद शाह आलम को वो क्षेत्र मिले। और 12 अगस्त 1765 को दोस्तों अपने फरमान के द्वारा मुगल जो बादशाह शाह आलम द्वितीय था, उसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था तथा निजामत व्यय जो निजामत के रूप में यानी व्यय जो निर्धारित किया गया वो 53 लाख रुपए था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, यह बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। और शाह आलम द्वितीय का जो संपूर्ण जीवन था, इसके बाद आपको पता है कि वो लॉक कर दिया गया, आपदाओं में ग्रस्त रहा और 1788 में अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है दोस्तों। और शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? शाह आलम द्वितीय। आई होप यहाँ पर पूरा जो डिटेल है वो आपको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अब संधि हमने आपको बता दिया यहाँ पर। पहली संधि यहाँ पर दोस्तों हुई थी 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि यहाँ पर हुई थी दोस्तों 16 अगस्त 1765। तो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको 12 अगस्त 1765 को। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पर टिल डेट से पूछ ले तो इसका आंसर आपको एग्जैक्टली यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से देखिएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, फिर है सिताब राय, फिर है राय दुर्लभ, फिर है सैयद गुलाम हुसैन। दोस्तों इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी उसके अनुसार जो शाह आलम था उसको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। अभी मैंने आपको ये बात बताई। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के जो फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी दे दी स्थायी रूप से, जिसके बदले कंपनी को 26 लाख रुपये तथा निजामत के व्यय के रुपए में 53 लाख रुपए दिया जाना था। यह भी मैंने आपको बता दिया। इस समय कंपनी का जो सीधा कर जो संग्रह करने का भार था वो नहीं ले रही थी, तो उसने क्या किया, ऐसी उसके पास क्षमता नहीं थी, तो कंपनी ने क्या किया, इसके लिए अलग अलग जो है अलग अलग दीवान वहाँ पर अपॉइंट किए। तो जिसमें अगर दीवान की बात करें दोस्तों तो बंगाल में मोहम्मद रजा खां, यहाँ पर पूछा क्या गया दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का, तो ठीक है मोहम्मद रजा खां। बंगाल के लिए क्या कर दिया गया, मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए सिताब राय। तो सिताब को याद रखना है बिहार के लिए, ये भी प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। सिताब राय को किसके लिए याद रखना है, बिहार के लिए नियुक्त किया गया। और मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त जो दीवानी तथा निजामत कार्य है वो भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता था, यद्यपि अधिकार किसका था, कंपनी के हाथ में था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोहम्मद रजा खां। और जब बिहार के लिए कह देगा तो किसको, सिताब राय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ऑप्शन ए है गारो, ऑप्शन बी है खासी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिस हो गए हैं। सी ऑप्शन था कुकी, सी ऑप्शन क्या याद रखना है, कुकी। और डी ऑप्शन है टिपरा, यहाँ पर जनजाति है टिपरा। तो सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खासी जनजाति के संपर्क में आए। क्योंकि 1765 में जो सिलहट का क्षेत्र है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिलहट यानी असम वाला जो क्षेत्र है, सिलहट की जो दीवानी है वो प्रदान की गई तथा बर्मा के युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जो जयंतिया तथा गारो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उसको जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध के स्वरूप में इन जो पहाड़ी जनजातियां थी, कौन सी, गारो और खासी, सारी जो जनजातियां थी इन्होंने विरोध किया। और इनका जो नेता था वहाँ पर दोस्तों वो तीरथ सिंह था। नेता कौन था यहाँ पर, तीरथ सिंह। तो यहाँ पर संपर्क की बात की गई है, तो सबसे पहले हमको याद रखना है खासी जनजाति के लिए। किसके लिए दोस्तों, खासी जनजाति के लिए। बाकी यहाँ पर जनजातियाँ तो लगभग सभी संपर्क में रही। नेक्स्ट देखिएगा, देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है दोस्तों। कह दिया गया है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से किस में सही कालक्रम कौन सा है? अब ऑप्शन आप देख रहे हैं, वांडीवास, बक्सर, अंबर और प्लासी। फिर है अंबर, फिर प्लासी, फिर वांडीवास, फिर बक्सर, फिर वांडीवास, प्लासी, फिर उसके बाद अंबर, फिर बक्सर और फिर अंबर,
फिर बक्सर, फिर वांडीवास, तब प्लासी। तो दोस्तों अगर हम लोग कालक्रम की यहाँ पर बात करें तो आपको एग्जैक्टली पता है कि अंबर का जो युद्ध है, अंबर का युद्ध दोस्तों हमको याद रखना है 1749। अंबर का युद्ध कब? 1749। फिर उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों प्लासी की बात करें तो 1757, 1757। और दोस्तों फिर उसके बाद वांडीवास युद्ध की बात करें तो 1760, वांडीवास की बात करें तो 1760, और बक्सर की बात करें तो 1764। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 49, 57, 60 और 64। तो क्रम जो बढ़ रहा है वो कौन सा है? बी ऑप्शन, यानी पहले अंबर का युद्ध। और अंबर का युद्ध आपको पता है दोस्तों जो फ्रांसीसी थे, यानी उसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की जो संयुक्त सेना थी वो वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित करने और उसकी हत्या जो कर दी गई थी उसके लिए यहाँ पर युद्ध हुआ। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। उस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उत्तरी सरकार के कुछ जिले जो थे वो भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए थे। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई थी। तो अंबर का युद्ध आपको वहाँ पर एग्जैक्टली फ्रांसीसियों से याद रखना है। प्लासी युद्ध आपको पता ही है। वांडीवास दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध था, और इस युद्ध में आपको पता है कि फ्रांसीसी पराजित हुए थे, और ये बात भी याद रखना है कि फ्रांसीसी पराजित हुए थे, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था सर आयरकूट ने किया था। यह सवाल भी पूछा जा चुका है। वांडीवास में नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटर डी लाली ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने और फ्रांसीसी का काउंटर डी लाली ने किया था। ठीक है दोस्तों, और बक्सर के युद्ध की व्याख्या हम लोग पीछे कर भी चुके हैं। तो एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? सही बी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है बक्सर के युद्ध, अब दिखाया गया है यहाँ पर मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव के द्वारा। बी है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठों के द्वारा, और खुर्दा के युद्ध निज़ाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों सही सुमेलित हमको पता करना है। बक्सर के युद्ध दे रहा है मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, जबकि आपको पता है दोस्तों कि बक्सर युद्ध की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त जो सेना थी उसको अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बात भी पता है कि अंग्रेजों की विजय यहाँ पर हुई और ये निर्णायक विजय यहाँ पर कही गई थी। तो जो मीर जाफर और क्लाइव लिखा है यहाँ पर इसको बिल्कुल गलत हम लोग कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो संयुक्त सेना थी उसके साथ जो है क्लाइव भिड़े थे, तो इसलिए यहाँ पर बक्सर के युद्ध का जो निर्णय था वो एग्जैक्टली आपको याद रखना है। और इस युद्ध में दोस्तों हमको ये बात भी याद रखनी है कि क्लाइव, क्योंकि यहाँ पर बात नहीं करें दक्षिण में वहाँ पर था इस समय, तो और अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। ये बात हमने आपको पीछे वीडियो लेक्चर में बताई भी थी, हेक्टर मुनरो ने किया था। फिर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर वांडीवास की, तो वांडीवास आपको पता है कि 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। अभी भी हमने बताया ही कि आयरकूट ब्रिटिश नेतृत्व और फ्रांसीसी काउंटर डी लाली। तो यहाँ पर सही अगर बात करें तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वांडीवास। जबकि दोस्तों चिलियावाला युद्ध की बात करें तो चिलियावाला युद्ध दोस्तों 1849, 13 जनवरी 1849, ध्यान दीजिएगा, चिलियावाला युद्ध कह दिया गया है, 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो लॉर्ड गफ ने किया था, और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। यानी सिखों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था चिलियावाला, इतना सा आपको याद रखना है। कब? 1849 में, सिखों और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड गफ और सिखों की तरफ से शेर सिंह, और यह अनिर्णित समाप्त हुआ था। इस युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था, क्योंकि दोस्तों हम लोग बात कब की कर रहे हैं? 1849 की कर रहे हैं, 1849। तो 1848 के बाद हम लोग किसको पढ़ते हैं? डलहौजी को। तो ये भी याद रखना है, चिलियावाला युद्ध के समय ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी को याद रखना है। अब दोस्तों खुर्दा युद्ध की बात करें तो ये 1795 में, ध्यान दीजिएगा, 1795 में निज़ाम के विरुद्ध मराठा, इन निज़ाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि निज़ाम और मराठा के मध्य लड़ा गया था, और जिसमें निज़ाम की हार हुई थी। तो इसलिए सही सुमेलित की बात करें दोस्तों, इस प्रश्न में सही सुमेलित की बात करें तो वांडीवास। और आई होप चिलियावाला, खुर्दा और बक्सर ये आपको इसके साथ समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप कमेंट करिएगा, उसका जो भी अगर आपका कन्फ्यूजन हो फिर मैं उसको दूर करूँगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट पूरी ये सीरीज़ है। अब यहाँ पर कुछ जो स्थानीय राज्यों के सवाल हैं पंजाब और मैसूर से रिलेटेड, उनके जल्दी से बात कर लेते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकरान, श्रीनगर। तो दोस्तों आपको पता है कि श्रीनगर जो था वो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्योंकि अगर रणजीत सिंह की बात करें दोस्तों तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हमने आपको बताया था 1809 में एक संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये, अमृतसर की संधि। ठीक है दोस्तों, और इस संधि के प्रभाव से रणजीत सिंह का जो सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर जो प्रभुत्व जमाने का जो सपना था वो टूट गया था। परंतु दूसरी ओर जैसा कि कनिंघम ने कहा था कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट है, यानी पूर्व में तो नहीं आ सकता था लेकिन पश्चिम में वो जा सकता था। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत आपने पढ़ा कि 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर, 1818 मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया था। इस प्रकार प्रश्नगत अगर विकल्पों को हम लोग देखें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या मिल जाएगा? श्रीनगर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं, बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो अब रणजीत सिंह, जिनको आपको पता है कि सिखों में जब अलग अलग 12 मिसल बढ़ गए तो 12 मिसलों में अगर रणजीत सिंह की बात करें तो सुकर चकिया मिसल से रिलेटेड है, सवाल पूछा जा चुका है, किससे? सुकर चकिया मिसल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर राजधानी पूछी जा रही है दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी, तो ऑप्शन आपको टिक करना है कौन सा? लाहौर, सी ऑप्शन लाहौर। अभी हम लोगों ने इस पर बात देखी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। रणजीत सिंह से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? ऑप्शन ए शाह सूजा, ऑप्शन बी जमा शाह से, फिर दोस्त मोहम्मद से, और फिर शेर अली से। तो दोस्तों आपको पता है कि पंजाब के जो अहमद शाह अब्दाली के का जो साम्राज्य का जो भाग था, पर 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि जो छोटे छोटे भाग थे उनको छोड़कर सिख जो मिसल का अधिकार हो गया था। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी जो स्थिति थी उसको मजबूत करने का अवसर मिल गया था। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसने अपने भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली जो बरगजई सरदार थे फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया था। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। इसी अवसर पर शाह सूजा ने काबुल का जो राज्य था प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी। किसने? शाह सूजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी। और दोस्तों फिर आपको याद रखना है कि उसे बदले में क्या दिया था? कोहिनूर, जिसे कोह ए नूर जो हीरा है आपको याद रखना है। तो शाह सूजा, यहाँ पर राइट आंसर क्या मिल जाएगा? शाह सूजा अफगान। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो दोस्तों आपको पता है ये कथन किसका है? महाराजा रणजीत सिंह का है, तो इस पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्रश्न पर। दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी यहाँ पर पूछा गया है। अब दोस्तों हमने आपको पीछे बताया भी था कि 1839 में, ध्यान दीजिएगा, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। खड़ग सिंह को क्या था? अफीम खाने की आदत थी दोस्तों। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल, एक संघावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह और लहना सिंह तथा उसका जो भतीजा था अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं जिनमें ध्यान सिंह का नाम आता है, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, ये प्रतिद्वंदी हो गए और इसी के कारण आपको पता है कि पंजाब में अराजकता फैल गई। तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह, याद रखना है, और इसे अफीम खाने की आदत थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। यार प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। चले देखते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब के पूर्व जो महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ये सत्य कथन आपको बताना है। दोस्तों आपको पता है कि सिख राज्य की अगर हम लोग बात करें तो अंतिम राजा कौन थे? दलीप सिंह। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सत्य कथन उनसे चुनना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न, ये कथन ये कहा गया है। दूसरा कहा गया है कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। फिर कहा गया है कि उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। फिर वो कभी भी रूस नहीं गए थे। अब दोस्तों अगर दलीप सिंह की बात करें हम लोग तो ये जो पंजाब के पूर्व राजा दलीप सिंह थे, इनका निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में ही हुआ था। 23 अक्टूबर 1893 को कहाँ हुआ था? पेरिस में। अब दोस्तों दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था। तो सिख धर्म यहाँ पर इन्होंने कहा कि कभी नहीं छोड़ा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ईसाई धर्म इन्होंने अपनाया था और फिर इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। तो यहाँ पर ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल गलत होती है। और फिर अगला प्रश्न यहाँ पर जैसा अंत्येष्टि की बात की कही गई है तो पेरिस में इनका निधन हुआ और दोस्तों अंत्येष्टि इनकी इंग्लैंड में हुई थी।
कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। जैसा कि यहाँ पर लिखा है नासिक, तो ये भी गलत है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 अक्टूबर 1893 को इनका निधन कहाँ हुआ था? पेरिस में। से सभी यहाँ पर गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बोला गया है कि कौन विजयी हुआ? ऑप्शन ए है अंग्रेज, फिर है हैदर अली, फिर है मराठा, फिर हैदराबाद के निज़ाम। दोस्तों हम लोगों ने पीछे जो स्थानीय राज्य थे उनकी बात की थी उस लेक्चर में, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है यानी 1767 से लेकर के 69 तक चला, 67-69 तक, और अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य युद्ध हुआ था। निज़ाम मराठा एवं जो अंग्रेज़ थे वो हैदर के विरुद्ध थे, एक त्रिगुट था, निज़ाम भी, मराठा भी और अंग्रेज़ से, और इस तरफ कौन था? हैदर था। ठीक है दोस्तों, हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास भी किया था। उसने मराठों को धन देकर और निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया था। फिर भी कर्नाटक पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों की जो प्रारंभिक सफलता के कारण निज़ाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चले गए, क्योंकि उन्होंने फिर से प्रलोभन दिया था। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया था। और दोस्तों 1769 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो उसकी जो सेनाएं थी वो मद्रास तक पहुँच गई थी। अंग्रेज़ों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि? मद्रास की संधि की थी। तो आपको याद रखना है विजयी कौन, अगर यहाँ पर देखें तो हैदर अली। किसको याद रखना है दोस्तों? हैदर अली को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो में हराया था, ऑप्शन है कैप्टन पोपहैम और सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो और जनरल गोडार्ड। तो दोस्तों जो द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, कब? 80 से 84, ध्यान दीजिएगा, 80 से 84। इस दौरान हैदर अली ने निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। लेकिन 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया था और जो कर्नल बेली था वहाँ पर, उसके अधीन में अंग्रेज सेना को हरा दिया था। अर्काट जो क्षेत्र था उसको, कर्नाटक का जो अर्काट जो क्षेत्र है उस पर अधिकार भी कर लिया था। अंग्रेजों ने निज़ाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर लिया था। निज़ाम और मराठा उनको अलग कर दिया था अंग्रेजों ने हैदर अली से। हैदर अली ने दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना किया और 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? आयरकूट से हुआ। इसने पोर्टनोवो के युद्ध में 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। तो हैदर अली को पोर्टनोवो में परास्त किया किसने? आयरकूट ने। राइट आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर? बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, फिर है मैसूर, फिर है मंगलौर, फिर है कोयम्बटूर। तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम। तो आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम जो है उसको टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई थी और इसने एक जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी और उसका वो सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी जो राजधानी थी, राजधानी में फ्रांस और मैसूर के जो मैत्री प्रतीक स्वतंत्रता का जो वृक्ष रोपा था, क्योंकि उसको ऐसा ये प्रतीत ये पहले से बताया गया था कि फ्रांसीसी उसकी सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन जो विदेशी राजा थे उनसे मैत्री संबंध बनाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब और कुस्तुनतुनिया जो कि इस्तांबुल है, काबुल और मॉरिशस को दूत मंडल भी भेजा था और आधुनिक रीत पर दूतावासों की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन सा देश ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? अब दोस्तों अभी अभी हम लोग इसकी बात भी कर चुके हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या मिल जाएगा? टीपू सुल्तान। ठीक है दोस्तों, दूतावास स्थापित किए थे, कौन सा मिलेगा? टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो अब ऑप्शन है हैदराबाद, पोलीलुर और सेरिंगपट्टनम और निज़ामाबाद। तो दोस्तों हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा क्योंकि संयुक्त रूप से निज़ाम के साथ एक समझौता कर लिया था तथा फ्रांसीसी जो सहायता का वचन ले लिया था और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके जो अर्काट था उसको अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात हेक्टर मुनरो की जो सेना थी वो पोलीलुर नामक स्थान पर, कौन सा स्थान दोस्तों? पोलीलुर नामक स्थान पर उसको हराया था। किंतु वारेन हेस्टिंग के द्वारा सर आयरकूट के अधीन भेजी गई सेना ने जून 1781 से सितंबर 1781 के मध्य हैदर अली को पोर्टनोवो और पोलीलुर और फिर उसके बाद सोलिंगपुर दोनों में परास्त किया। तो यहाँ पर प्रारंभिक की बात की गई तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा? पोलीलुर, क्योंकि 1780 की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा,
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अब श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको याद आया होगा दोस्तों, जो आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा था, ठीक है दोस्तों, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी 1790 से 92 की हम लोग बात कर रहे हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि क्योंकि पूछा था। तो दोस्तों 1790 से 92 में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कब? 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1792 में, और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है। अब इस संधि के तहत आपको पता है दोस्तों कि अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल था, यानी इधर से कार्नवालिस 1792 में कार्नवालिस था दोस्तों, और टीपू सुल्तान था इधर से। इसके बाद क्या हुआ कि इसके अनुसार क्या हुआ कि टीपू को अपना जो राज्य था उसका लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा था, और हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे, यानी ये 3 करोड़ की जो राशि थी उसको पूरी पूरी देनी थी। तो इसलिए यहाँ पर जो संधि रही वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रही, तो हमको याद रखना है कि टीपू सुल्तान, ठीक है दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या मिल जाएगा? राइट, टीपू सुल्तान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। दोस्तों कह रहा है कि टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1700, यहाँ पर 1857 ऑप्शन ए है, फिर है 1799, 1793, फिर है 1769।